अब ये है यहाँ पे हमारा शेप फैक्टर का कैलकुलेशन ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। तो इसमें मैं पहले फिगर जो है थोड़ा सा बड़ा सा अलग से बना देता हूँ ताकि हर एक चीज़ जो है वो क्लियरली विजिबल हो। अब ये जो है ट्रायंगल है, यहाँ इस ट्रायंगल में अभी एक हमारा इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगा, वो यहाँ कहीं नीचे से पास हो रहा होगा। नीचे से पास होने का मतलब है ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर टोटल हाइट h थी तो ये जो डिस्टेंस है नीचे से h/3 है, ठीक है ना। तो ये हमारा इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। अब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में मुझे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, ईजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस मैंने निकाला हुआ है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस I/y मैक्स। आई हमारा BH³/36 हो जाएगा, y मैक्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h/3 हो जाएगा। y मैक्स क्या ले जाता है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे पास हो रहा होगा उस न्यूट्रल एक्सिस से एज जो हमारा आउटर मोस्ट फाइबर होगा वहाँ तक का पॉइंट लिया जाता है, और जो भी मैक्सिमम होगा, लाइक देखो यहाँ से ये हमारा इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस था, यहाँ से मैंने ऊपर के डायरेक्शन में भी देखा कितना वैल्यू है और नीचे की तरफ भी देखा, तो ये दोनों ही मेरे y हैं, दोनों ही मेरे y हैं जो कि यहाँ पे पुट होंगे, है ना यहाँ पे। लेकिन उसने कहा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाला कौन सा है, दोनों y को कंपैरिजन करो तो मुझे ऊपर वाला जो है वो मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए वहाँ पे वो लिखा गया है। तो ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे सारी रख देंगे तो मुझे यहाँ पे आंसर मेरा मिल जाता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस BH²/24। तो इलास्टिक वाला तो बड़े आराम से निकल गया। तो यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हमारा इलास्टिक के लिए नहीं है, वो प्लास्टिक के लिए। तो मैं भी यहाँ पे प्लास्टिक के लिए ही आपको बताऊँगा। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो डायमेंशंस, ये देखो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा एक यहाँ पे प्लास्टिक एक्सिस होगा, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगा। वो न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरह का होगा कि वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यानी कि मैं ऊपर जो है ये पार्ट 1 ले लेता हूँ, नीचे वाला पार्ट 2 ले लेता हूँ। तो यानी कि ऊपर बन रहा है एक ट्रायंगल, ध्यान से देखो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे बन रहा है एक ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाता है कि जो एरिया है, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि मैं इसको 1 लिख देता हूँ अभी, ताकि मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर ट्रायंगल 1 एंड, या फिर एंड छोड़ो यहाँ पे इक्वल्स टू कर दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2, है ना। ये ट्रेपेजियम 2 हो गया हमारा, मतलब नाम है उसका 2। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब यहाँ आगे देखो फर्दर चीज़ें, ये जो है आपका, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ H1। ये जो है आपका यहाँ पे ये मेरा हो जाता है H2, है ना। ये जो मेरा अभी यहाँ से यहाँ तक का ये जो विड्थ है ये वाला, ये मेरा हो जाता है B1, है ना। ये B1 हो गया। ये जो नीचे है ये आपका विड्थ है B। और देखो और यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, यहाँ पे टोटल हाइट जो है वो है H, जो कि यहाँ से थी यहाँ तक ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे होने क्या वाला, मुझे यहाँ पे ZP निकालना है। सबसे पहले ZP कैसे निकाला जाए, क्या कॉन्सेप्ट है ZP का, A/2 यहाँ पे हो जाएगा क्या y1 बार प्लस y2 बार, इस तरीके से यहाँ पे निकाला जाएगा। यानी कि पहले फिगर का जो भी हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा वो, दूसरे फिगर का जो भी न्यूट्रल एक्सिस होगा वो, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे निकालने होंगे। तो यहाँ पे एरिया जैसे कि आप लोगों के सामने है, तो यहाँ पे टोटल एरिया क्या है, पार्ट 1, पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पार्ट 1 के लिए कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे एरिया कॉमन क्यों हुआ, ये एरिया कॉमन इसलिए हुआ था बिकॉज मेरा दोनों पार्ट्स का सेम था, वरना जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली ये है कि ZP इक्वल्स टू A1 y1 प्लस A2 y2, ये बार लगा लो यहाँ पे, अपॉन में 2। ये एग्जैक्टली हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पार्ट का एरिया, दूसरे पार्ट का एरिया, वो सब हमें जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे y1 बार और y2 बार को हम यहाँ पे निकालते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशंस करूँगा, चूँकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ZP/ZE करना है, और ZE की जो वैल्यू है वो BH²/24 है, यानी कि यहाँ पे B है और H² है, सिंपल H है, जो हमारे पहले सबसे पहले मेन फिगर में था। और अभी जो हमारे करंटली फिगर है उसमें हमारा H1 आ रहा है, H2 आ रहा है, B1 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं ये B1 H1 H2 को इस तरीके से लिखूँगा, इस तरीके से कन्वर्ट करूँगा कि ये यहाँ पे B1 जो है सिर्फ मतलब B1 H1 और H2 जो है B और H के टर्म्स में आए। किन के टर्म्स में, ये जो यहाँ पे B और H है इनके टर्म्स में है, ताकि मैं इसको डिवाइड कर सकूँ बाद में। तो मुझे रिलेशंस अपने इस तरीके से बना दें। तो यही हमारा यहाँ पे मेन मोटो है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो आगे इसमें कैसे करना है हमें। तो अब यहाँ पे इसमें क्या है, सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं फॉर पार्ट 1। यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले पार्ट 1 के लिए कर ले रहा हूँ, फॉर पार्ट 1।
अब यहाँ पे पहले पार्ट के लिए जो मेरा यहाँ पे एरिया निकलेगा वो हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू B1 इंटू H1, यही तो होगा, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हमारा ये हो जाएगा B1 इंटू H1, है ना। अब यहाँ पे जो A1 है हमारा, तो ये कम्प्लीटली क्या है, यह है B1 H1/2, पहली चीज़ तो हमारे पास में ये है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। क्यों, उसका रीज़न है, देखो अभी पता चल जाएगा। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो देखो आप लोगों के सामने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है जो कि 1 है, नंबर 1, और एक हमारा मेन ट्रायंगल है जिसके अंदर हमारा नंबर 1 ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम रिलेशन लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी वाले, जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि B1/H1 यानी कि बेस अपॉन हाइट, ठीक है, पहले ट्रायंगल का, नंबर 1 ट्रायंगल का, और यहाँ पे हो जाएगा B/H, ये कौन सा हुआ हमारा, जो हमारा मेन वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, B1 की वैल्यू को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो B1 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, B1 आ रहा है, चाहे तो B1 निकाल लो या फिर H1 निकाल, तो मैं B1 निकाल लेता हूँ। तो B1 यहाँ पे आ रहा है BH1 में H। तो मुझे यहाँ पे बेनिफिट इससे ये हुआ कि मुझे एक रिलेशन मिल गया है कि जो मेरा B1 है वो मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट कैसे करूँगा, वो देखो, इस B1 की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास में A1 हो जाता है अब, वो हो जाएगा कितना, BH1 का स्क्वायर अपॉन 2H। तो ये मेरे पास में यहाँ पे फॉर्मूला हो चुका है अभी तक के लिए, ठीक है, ये A1 है मेरा। अब मतलब मैंने इसको यहाँ पे पुट किया है, पुटिंग these values here, values in equation 1, ये हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, एंड वी ऑल्सो नो दैट, हमें क्या पता है कि हमारा जो A1 है वो क्या है, हाफ है। नो दैट A1 हमारा क्या है, A/2 है, यही तो है A1। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे रिलेशन देखा है, इसको हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में आया है BH1 का स्क्वायर अपॉन 2H इक्वल्स टू, अब A2 कितना हो जाएगा भैया, इसका पहले तो हाफ का तो 1/2, और एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ अभी तक ये हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा आगे, ये सॉल्व करने पे हमारे पास में हो जाता है कंप्लीटली, देख लो, B से तो B कैंसिल आउट हो जाता है, और ये जो H1 स्क्वायर है ये हमें देगा, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि H1 जो है वो हमारा आ जाता है H/√2। तो एक रिलेशन मेरे पास में ये आ गया। तो मुझे B1 और H1 जो था वो मैंने अपने निकाल लिए, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज जो है मिल गया। अब फर्दर देखो क्या करना है। तो चूंकि मैं यहाँ पे B1 और H1 निकाल चुका हूँ, तो इन वैल्यूज़ का हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा B1 आएगा H1 आएगा, तो उसको B और H के टर्म्स में यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे मुझे और क्या निकालना है, Y1 की वैल्यू का निकाल लेते हैं। Y1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H1/3, है ना, यही तो होगा H1/3। तो यहाँ पे H1 अभी मैंने निकाला है, वो कितना है, H/√2 है, ये रहा आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो ये हो जाता है 3/√2। तो ये मेरे पास में एक यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है किसकी, Y1 की। आगे देखो फर्दर वैल्यूज़ मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा अभी। अब यहाँ पे ट्रेपीजियम के लिए आ जाओ, फॉर ट्रेपीजियम। अब जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे ट्रेपीजियम के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो है वो निकाल ली है। अब ट्रेपीजियम के लिए देखो, तो ट्रेपीजियम के लिए पहले तो Y2 निकाला जाएगा, एरिया यहाँ पे निकाला ही जा सकता है उसका आराम से। पहले तो Y2 देखो, Y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, Y2 हो जाएगा यहाँ पे H2/3, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ये H/3 A+2B अपॉन A+B। अब ये A+2B कब आता है, ये A+2B तब आता है, देखो इस तरीके से अगर आपका है यहाँ पे, लाइक ये A है, ये B है, ये आपका H है, तो जब आप यहाँ ऊपर से ले रहे होंगे तब यहाँ पे 2B आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा H2/3, यहाँ पे हो जाता है B1+2B अपॉन में B1+B, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे H2 जो है आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं H-H1 कर दूँ तो मेरे पास में H2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास में H-H1/3,
B1 का वैल्यू जो मैंने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया था वो क्या था, B1 था मेरे पास में BH1/H, है ना, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वो है BH1/H, और H1 क्या था यहाँ पे, अभी हमने निकाला है H√2, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, ये मेरे पास में इतना रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। चलो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 2B अपॉन में B1, उसी तरीके से मेरे पास में B1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 मैंने जैसे निकालता BH1/H निकालता, तो यहाँ पे फिर से सेम उसी तरीके से पुट कर दूंगा, BH/√2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस B यहाँ पे हो जाएगा। ये टोटल मेरे पास में रिलेशन आया है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे H था, ये भी कैंसिल आउट, तो ये मुझे वैल्यू यहाँ पे दे देगा। अच्छा, और ये H1 को भी यहाँ पे मैं पुट कर ही लेता हूँ, तो H माइनस H√2 यहाँ पे 3, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको जब मैं अभी कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा तो मुझे एक वैल्यू दे देगा ये, तो वैल्यू देखो क्या आ रही है, वो है H माइनस H√2 अपॉन में 3, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे है B√2 प्लस 2B, यहाँ पे है B√2 प्लस B, अभी इतना वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ क्या होने वाला है, ये आप सारा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, अभी देख लो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हम B जो है वो कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ पे B यहाँ से कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y2 बार की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 0.1548H, ये मैंने सब सॉल्व करके रखा हुआ था, तो एक मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब ZP निकालो, तो ZP कैसे निकाला जाए, तो ZP हमारा यहाँ पे हो जाएगा फिर, अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है, A/2, तो A/2 मेरे पास में यहाँ पे क्या होता है, एरिया क्या है BH/2 ट्रायंगल के लिए, तो फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा अपॉन BH/4, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे आप पुट करो H/3√2, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना है, y1 को ऐड करना है, प्लस अभी हमने y2 यहाँ पे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हो जाता है 1548H, तो ये हमें दे देगा यहाँ पे ZP का वैल्यू 0.3905H² अपॉन में 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना कम्प्लीटली, तो यानी कि S इक्वल्स टू ZP/ZD जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 2.343। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, ये है, इस तरीके से आपको वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो ये ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए हमने जो है अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखना है अपना कोलैप्स लोड के बारे में। ये कोलैप्स लोड क्या होता है, तो ये है अब आपका यहाँ पे कोलैप्स लोड। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैं मूवमेंट के बारे में यहाँ पे एक जिक्र कर रहा था। मूवमेंट के बारे में क्या जिक्र कर रहा था कि ऊपर से जो मूवमेंट लग रहा है और एक ऐसा मूवमेंट कैपेसिटी पहुँच जाएगा जहाँ पे हिंज क्रिएट हो जाएगा, वो प्लास्टिक मूवमेंट हो जाएगा आपका। उसी तरीके से वो जो लोड है, जो ऊपर से लोड लग रहा है, और वो लोड की वजह से जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर जो था उसमें क्या हो गया, प्लास्टिक हिंज जनरेट हो गया, तो वो जो लोड होगा उसको हम कहते हैं कोलैप्स लोड, और उसको डिनोट किया जाता है WC से। तो आपके सामने यही है यहाँ पे कोलैप्स लोड, ठीक है। यहाँ पे अब वही सिंपल सी चीज़ है, जैसे प्लास्टिक हिंज डेवलप हो तो फिर वो अनस्टेबल हो जाता है, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप लोगों के सामने वर्किंग लोड इक्वल्स टू WC अपॉन लोड फैक्टर। WC आपका क्या है यहाँ पे कोलैप्स लोड है, ये रहा ऊपर, अपॉन में लोड फैक्टर है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो इलास्टिक एनालिसिस में होता है, और लोड फैक्टर जो होता है वो हमारे प्लास्टिक एनालिसिस में होता है। इस चीज़ को आप याद कर लेना यहाँ पे, ठीक है। लोड फैक्टर इज सिमिलर टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, एक ये वाला पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा है, यहाँ पे लिखा है अनस्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म इन द स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, इसका पहले तो मैं मतलब आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि अनस्टेबिलिटी जो होता है हमारे स्ट्रक्चर का, वो मैकेनिज्म का जो फॉर्मेशन है आपके स्ट्रक्चर में, वो भी कहलाता है। तो अब ये मैकेनिज्म क्या है, देखो मैकेनिज्म है जब आपका कोई भी स्ट्रक्चर फेल होने वाला होता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर मैकेनिज्म डेवलप हो गया। मैकेनिज्म इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही हमारा कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, फेल हो चुका है ना, फेल होने वाला है, वो स्टेज, उसके अंदर एक स्टेज डेवलप हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, कि अब ये फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब अनस्टेबिलिटी और ये मैकेनिज्म कब डेवलप होता है इसके बारे में देख लो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जब हमारे ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस से, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक।
ये चीज़ होती है कि जैसे ही हमारे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं, स्ट्रक्चर को स्टेबल कौन बनाता है? भैया नंबर ऑफ रिएक्शंस बनाते हैं। जितने ज़्यादा रिएक्शन फोर्सेस स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल। तो नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेज अगर कम हो जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं। सॉम जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि सॉम में जो अपना रिएक्शंस हैं और जो एसएफडीज़ बीएमडीज़ हैं, वो इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार रिवाइज कर लेना इसको पढ़ने से पहले, ठीक। अब मैकेनिज्म क्या है हमारा स्ट्रक्चर का, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ़ वी अप्लाई लोड ऑन द स्ट्रक्चर द डिफॉर्मेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि फेलियर होता चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, रुकता नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। अब मैं आपको कोलैप्स लोड का थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कोलैप्स लोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, कोलैप्स लोड का जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास में दो थ्योरम्स होते हैं। कोलैप्स लोड कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन टू थ्योरम्स। लोड कैलकुलेशन is based on two theorems, based on two theorems। पहली थ्योरम जो होती है वो होती है हमारे पास में स्टैटिक थ्योरम, और दूसरी हमारे पास में होती है काइनेमेटिक थ्योरम। ये होती है काइनेमेटिक थ्योरम। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टैटिक थ्योरम है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अप्लाई नहीं की जा सकती, इसीलिए हम यहाँ पे स्टैटिक थ्योरम को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली अपना यहाँ पे काइनेमेटिक थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। काइनेमेटिक थ्योरम के बेसिस पे ही यहाँ पे बना है काइनेमेटिक मेथड। काइनेमेटिक मेथड, इसी काइनेमेटिक मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस जो है बताता हूँ। अभी ये काइनेमेटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए पहले लिख देता हूँ, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये एक क्वेश्चन जो है वो मेंशन कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, इसमें सबसे पहले तो जो हमें अप्लाई करना है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है वो ये है कि हमेशा इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन होगा, और इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। बस ये ही हमें हर बार रिलेशन लगा देना, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब डिफॉर्मेशन इसका ड्यू टू द अप्लाइड लोड, ये जो आप लोगों के सामने है एक डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये डिफ्लेक्ट हो चुकी है कुछ इस तरीके से, है ना। ये जो पॉइंट अब आप लोगों के सामने है, ठीक लोड के नीचे जो यहाँ पे जो मैंने अभी रेड से मार्क किया है, यहाँ पे बन चुका है एक प्लास्टिक हिंज, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया एमपी से। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी। सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे बना है थीटा एंगल, यहाँ पे भी बना है थीटा एंगल, ठीक है। एग्जैक्टली सेंटर पे हमारा लोड लगा हुआ था यहाँ पे, इस चीज़ को समझ लेना। तो यहाँ पे थीटा ये रहा, थीटा यहाँ पे ये रहा, तो ये जो बाहर एक एंगल बना हुआ है ये बन जाता है 2 थीटा। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसका समेशन होता है, ये हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा है एक डिफ्लेक्शन, जिसको मैं यहाँ पे डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारा इंटरनल वर्क डन होगा वो देखो क्या होगा। इंटरनल वर्क डन हमारा होता है जो हमारा अंदर से हुआ है, और अंदर क्या है, अंदर फोर्स जो है हमारा उसको हमें लेना है ना। वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वो। डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, अंदर से जो फोर्स हुआ है वो क्या, एमपी है ना, एमपी, और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया वो है 2 थीटा। तो ये हमारा इंटरनल वर्क डन हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सटर्नल वर्क डन हम यहाँ से निकालेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा कौन सा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, डब्ल्यू, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा, तो ये हो जाता है। दोनों को इक्वेट करवाएंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप दोनों को इक्वेट करवाते हो, देखो अब यहाँ पे फंसेंगे हम, एम पी इंटू 2 थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा, ये चीज़ आ रही है। लेकिन अब यहाँ तो रिलेशन कुछ बन नहीं रहा ना, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या करना है, सोचना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल या कर्वेचर वाली प्रॉपर्टी होती है। तो डेल्टा जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इंटू L/2 के बराबर होगा, है ना, थीटा इंटू L/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो अब देखो फर्दर, एम पी इंटू 2 इंटू ये थीटा है यहाँ पे इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा, हमारा कितना है यहाँ पे, थीटा इंटू L/2। अब यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन में मुझे क्या मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मुझे मिल जाएगा W इक्वल्स टू 4mp अपॉन L। तो ये जो अभी मेरा W है ये हो जाएगा फिर WC, बिकॉज अब मेरा यहाँ पे क्या आ चुका है, कोलैप्स लोड आ चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करेंगे। अब एक चीज़ को समझना, यहाँ पे अभी MP कहाँ पे आया था, प्लास्टिक हिंज वहाँ पे आएगा जहाँ पे सॉलिड होगा,
ये ऑलरेडी हिंजेस थे, सिंपली सपोर्टेड थे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कोई भी हिंज नहीं है। अब देख लो, मान लो ये क्या होता, ये तुम्हारा, मैं थोड़ा सा इसको जो है नीचे कर देता हूँ, स्लाइड कर देता हूँ। सपोज करो कि ये तुम्हारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होता, फिक्स्ड बीम होता मतलब। तो यहाँ पे जो तुम्हारे हिंजेस अब आते, वो हिंजेस कहाँ पे आते, मतलब जब ये डिफॉर्मेशन होता तो वो देखो, एक हिंज तुम्हारा जो है वो यहाँ पे बनता, जहाँ पे भी तुम्हारे सपोर्ट होंगे, जहाँ पे फिक्स्ड होगा वो वहाँ पे बनेगा, एक एमपी यहाँ पे बनेगा, एक एमपी तुम्हारा यहाँ पे बनेगा, एक एमपी तुम्हारा फिर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे भी एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल 2 थीटा। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है एम पी इंटू थीटा प्लस, ये मैं इंटरनल वर्क डन की बात कर रहा हूँ, टोटल एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू 2 थीटा। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना होता है। सपोज करो कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा वर्कलोड जो है, जो हमारा लोड है, सॉरी, वो सपोज करो कि लोड जो है 2 तरह के लगेगा, अभी एक नहीं है, 2 लोड लगे हुए। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, 2 लोड से मेरा मतलब है इस तरीके से यहाँ पे लोड लगे हुए, एक लोड ये रहा, एक लोड ये रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे दोनों से कोलैप्स लोड, है ना, दोनों लोड की वजह से कोलैप्स लोड निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डिफ्लेक्शन एक बनाओ आप लोग। तो यहाँ पे हम 2 प्रोबेबिलिटी देखेंगे, 2 तरह के फेलियर्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला तो फेलियर इस तरीके से हो सकता है, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बनाया एक ये वाला, ठीक है, यानी कि इस वाले लोड के नीचे। तो इन लोड्स की नंबरिंग कर देते हैं। ये सपोज हमारा पहला लोड है, ये हमारा यहाँ पे दूसरा लोड है, ठीक है। लोड्स की दोनों की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। और दूसरा प्रोबेबिलिटी हमारे पास में ये हो सकता है कि पहले वाले लोड के नीचे फेलियर हो जाए, इस तरीके से पहला जो हमारा लोड होगा उसके ठीक नीचे हो जाए, ये रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम सारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये यहाँ पे एमपी, एक यहाँ पे ये रहा एमपी, यहाँ पे एंगल है सेम थीटा, यहाँ पे एंगल है सेम थीटा, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एमपी हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे, हाँ एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे थीटा जो मैंने किया है, इन थीटा की वैल्यूज़ जो है वो बदल जाएंगी। तो उसको मैं थीटा 1 थीटा 2 इस तरीके से करूँगा, ठीक है। इन थीटाज, ये एंगल्स की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, बिकॉज सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा एमपी, यहाँ पे भी हमारा एमपी, यहाँ पे भी हमारा एमपी आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जिस भी WC की वैल्यू कम होगी, लाइक WC1 कम है या फिर WC2 जो हमारा सॉल्व करके आएगा वो कम, तो दोनों में से जो कम होगा वो हमारा कोलैप्स लोड कहलाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो। तो इतना था हमारा यहाँ पे, ये हमने प्लास्टिक एनालिसिस में कोलैप्स लोड भी समझ लिया है, काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया। बस अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है लास्ट। हमने यहाँ पे अपना प्लास्टिक एनालिसिस ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट कर लिया, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो रहा जाएगा हमें, ठीक। देखो